हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा, तो उसी क्रम में आधुनिक भारत यानी कि GS मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के UPSC मुख्य परीक्षा में, उनको हम लोग विश्लेषण करेंगे। पिछली क्लास आप लोगों ने देखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को चर्चा की थी कि किस प्रकार से आधुनिक भारत का जो पहला टॉपिक बना था, जब यहाँ से पहला क्वेश्चन था कि आखिर पानीपत के युद्ध अधिकांशतः पानीपत के मैदान में क्यों हुए, यानी कि इतने महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत के मैदान में क्यों हुए, जो आपके 1761 के पानीपत के मैदान से संदर्भित था। आज इस श्रृंखला में अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और साथ के साथ बताइए कि क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 2026 के लिए आप में से जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी हमारे साथ में नए बैच के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कहा जाए बेसिक से लेकर के एडवांस तक एक सिस्टमेटिक पैटर्न पर, जिसमें आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से, और शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 29,999 रुपये। यानी कि मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो जल्दी से प्रतिज्ञा प्लस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा 4 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहले फाउंडेशन फीस अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक, यानी कि 13-14 महीने का कोर्स। उसके बाद आपके प्री के लिए अलग से क्लास होगी और टेस्ट सीरीज भी होगी इसमें, ठीक है ना। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा और उसमें आपका टेस्ट सीरीज भी होगी। ये सब कुछ होगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम आप जानते हैं कि नहीं, स्टडी IQ की अपनी एक पहचान, अपना एक कंसेप्ट, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि छात्रों को सिलेक्शन हो। और ये प्रोग्राम ये है कि आप प्री पास करके जैसे ही आएंगे, प्री पास करने के बाद तुरंत दिल्ली सेंटर पर आप लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा 3 से 4 महीने तक। वहाँ पर रहना, खाना, पीना, पढ़ना, एवरीथिंग सब कुछ कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि स्टडी IQ की तरफ से पूरे रहने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान की तरफ से होगी। आपको सिर्फ पढ़ना है, मेंस के लिए मेहनत करनी है, ठीक है ना। और सभी फैकल्टीज आप लोगों के साथ में रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके। और उसके बाद इंटरव्यू सेशन। इसमें आप लोगों को 2 चीजें और भी मिलेंगी। वो ये है कि आपको लगभग 20 इंपॉर्टेंट किताबों और मटेरियल का सेट मिलेगा। एक सिलेक्शन किट है, पूरा का पूरा एक सेट है किताबों का। इससे आपके लगभग 10,000 रुपये आपके पूरे सेव हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो किताबें हैं बहुत ही कहा जाए फिल्टर करके बनाई गई हैं UPSC को टारगेट करते हुए। इसमें आपको कहीं से बाजार से कुछ भी नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, इसमें आप प्री पास करते हैं तो आपकी पूरी फीस, फुल फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। फुल फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी, ये प्रतिज्ञा है। साथ के साथ आपके टेस्ट के थ्रू हर सप्ताह पर वीक आपको 11,000 रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा टेस्ट के थ्रू। तो ये 3 आपको बेसिक फैसिलिटी इसमें मिल रही हैं। सोचिए, 11,000 रुपए हर सप्ताह टेस्ट के थ्रू जीतने का मौका, पूरी फीस प्री रिफंड करने पर वापस, मतलब प्री पास करने पर पूरी फीस रिफंड है, ठीक है ना। साथ के साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम 4 महीने दिल्ली सेंटर पर आपको रहना है। लाइब्रेरी की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा A1 फर्स्ट क्लास। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, बस हमारे साथ मेहनत कीजिए प्रॉपर तरीके से और सिलेक्शन लीजिए। उद्देश्य एक ही है, आपकी सफलता, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, जिसको हम लोग देखेंगे, मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। 150 शब्दों में पूछा गया है, 10 अंक का है, 2017 का प्रश्न है।
मॉडर्न इंडिया का जीएस का क्वेश्चन है। मध्य 18वीं शताब्दी का विखंडित भारत राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था? लोग जब तक इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तब तक सही मायने में आप आंसर नहीं लिख सकते। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है इसमें, जो अधिकांश स्टूडेंट लिख करके आएंगे वो ये लिख करके आएंगे कि हाँ, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का विखंडन हो गया था और अनेक छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आए थे। बंगाल, अवध, निजाम, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ठीक है ना, त्रावणकोर, और ऊपर आ जाइए मराठा, पंजाब, सिंध, सिख, ये वगैरह, ये जो है सिंध का क्षेत्र वगैरह, ये सब नए राज्य उभर के आए थे। आपका राजपूताना था, रुहेलखंड था, रुहेले बंगस पठान वगैरह, भरतपुर राज्य था, ये सब उभर करके सामने आए थे। तो विखंडित तो था ही। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन्हीं सभी राज्यों को आप लिख करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 90% से ज्यादा छात्र यही लिख करके आएंगे कि हाँ, विखंडित राजतंत्र पूछे थे, हम लिख करके चले आए। सभी राजतंत्रों के बारे में हमने 150 शब्दों में सारी बातों को समेट दिया। यह सभी लोगों का बेसिकली एक कंसेप्ट होगा। लेकिन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद लिखिए। मध्य 18वीं शताब्दी, यह की पॉइंट है। मध्य 18वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1750 के लगभग। 18वीं शताब्दी नहीं पूछा। नए राज्यों का निर्माण तो औरंगजेब के मरने के साथ ही शुरू हो गया था, इससे पहले ही शुरू हो गया था। दूसरा, का भारत विखंडित राजतंत्र, तो विखंडित तो था ही, क्योंकि यहां पर नए राज्यों का गठन हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी छाया का मतलब जानते हैं क्या होता है? उनका प्रभाव। तो यहां पर इन नए राज्यों के गठन का क्या प्रभाव हमको दिखाई देता है, जिससे हम ये कह सकें कि हां, छाया से प्रभावित थे। ऐसा क्या कंसेप्ट था? बस अगर आप लोगों ने रियली में क्वेश्चन को समझ लिया तो 50% नंबर आसानी से मिल सकते हैं। और इतिहास में जैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये जीएस के क्वेश्चन है, ऑप्शनल के नहीं है। और इतनी गहराई में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इतिहास के प्रश्न आसानी से सॉल्व नहीं होते। ये तभी सॉल्व होते हैं जब आप ऑप्शनल के लेवल की तैयारी करें। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आप स्पेक्ट्रम की किताब से सॉल्व कर लेंगे? खाली एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा? या खाली बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ जाएंगे उससे काम हो जाएगा? मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य से हमारा सपना भी है। तो नेचुरल सी बात है कि उस सपने को पूरा करने के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। और यही वजह है कि टॉपर्स जब इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते तो उनके जीएस के मार्क्स उठा करके देखिएगा किस लेवल पर आते हैं। एवरेज 40% से भी कम नंबर हैं। कुछ एक लोगों के आ गए हों तो अलग बात है, अदरवाइज 40% नंबर भी जीएस में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एवरेज पढ़ के जा रहा है उसको, बाकी सिलेक्शन ऑप्शनल से ले रहा है, मार्क्स ऑप्शनल से उठा रहे हैं, निबंध में उठा रहे हैं। बात समझ गए नहीं? लेकिन जीएस में नंबर नहीं उठा पा रहे। जीएस में कोई 50% नंबर ला रहा है क्या? किस टॉपर के 50% नंबर हैं? और ये लाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सही ढंग से समझने की जरूरत है। कौन सा छात्र है जो सामान्य तरीके से सामान्य जीएस की क्लास के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा? आसान नहीं है क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? जो मैंने क्या कहा वही, क्या 18वीं सदी में हाँ नए नए राज्यों का गठन हुआ था, नए नए राज्य थे और इस वजह से ये सारी चीजें हुई थी। तो बस यहां पर ये समझना है। तो यहां पर देखिए 3 चीजें होती हैं जो आपको समझनी है। नंबर 1, पहले तो हमें इसकी भूमिका, उसके बाद इसका मुख्य भाग और उसके बाद इसका निष्कर्ष। हमें 3 चीजों पर इसमें डिस्कस करना है, ठीक है ना।
भूमिका तभी आप लिख सकते हो जब पर आपको प्रश्न समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भूमिका के संदर्भ में हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी एक राजनीतिक विखंडन का और मुगल साम्राज्य के पतन की सदी है, जिसमें अनेक छोटे छोटे और बड़े नवीन राज्यों का गठन हुआ था। और यही वो सदी है जिस समय यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी और वो भी मुगल सत्ता को चुनौती दे रही थी। बस इतनी भूमिका इसमें लिखनी है, 2 पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे कि 18वीं सदी सामान्यतः राजनीतिक दृष्टिकोण से एक विखंडित राजतंत्र या शासन तंत्र का काल है, जिसमें मुगल साम्राज्य का विखंडन हो रहा था और नवीन छोटे बड़े राज्यों का विकास हो रहा था जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, रोहिले आदि, ठीक है ना। साथ ही इस युग में यूरोपीय कंपनियां भी आकर मुगल सत्ता को चुनौती दे रही थी। ठीक है ना। यह हो गया आपका इंट्रोडक्शन किस पीरियड में। अब बात आती है कि मध्य 18वीं शताब्दी। ध्यान रखना, यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है जो बहुत जरूरी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, ध्यान रखना, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या खास बात है? मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे? हालांकि हेडिंग ऐसे डालनी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेन भाग का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। ओके, किस तरीके से होगा, सारी चीजें होगी, वो आपको समझना है। अब आता है मध्य 18वीं शताब्दी, विखंडित राजतंत्र की छाया से। ध्यान रखिए, 18वीं शताब्दी यानी कि मध्य 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी अर्थात 1757 से 1757 के बाद भारत की परिस्थितियां इससे पूर्व की तुलना में
पूर्व की तुलना में बदल गई, बदली। अब 1757 क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया था। ठीक है ना, बदली थी, इसीलिए बदली थी, जिसमें धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है ना। 1757 से पूर्व भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की लहर थी। क्योंकि इससे पहले कंडीशन क्या थी कि यूरोपीय कंपनियां आती थी, पैसा लाती थी, माल खरीदती थी और लेकर के चली जाती थी। और उस समय मुगल शासन भी शक्तिशाली था और क्षेत्रीय राज्य भी थोड़े शक्तिशाली थे, इसमें कोई शक नहीं है। और क्षेत्रीय राज्य जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। तो 1757 से पूर्व भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की लहर थी, क्योंकि मुगल राज्य के उत्तराधिकारी राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से मजबूत थे। ठीक है ना, मजबूत थे, क्योंकि कंपनियां यूरोप से धन लाती थी और भारत से विनिर्मित माल ले जाती थी। ठीक है ना। अर्थात भारत को और राज्यों को आर्थिक लाभ था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिस्थितियां बदल दी। और इसी के साथ भारत में विखंडित राज्यों का प्रभाव दिखाई देने लगा। और विखंडित राज्यों का प्रभाव क्या दिखाई देगा? विखंडित राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं? विखंडित राज्य की विशेषताएं होती हैं, नंबर 1, पहला, आपसी संघर्ष व मतभेद। ठीक है ना, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ठीक है ना। नंबर 2, एक दूसरे की सहायता न करना, बल्कि अपने फायदे के लिए, फायदे हेतु दूसरे का नुकसान करना। ठीक है ना। तीसरा,
दूरदर्शिता की कमी, ठीक है ना, दूरदर्शी नहीं हो पाते ये लोग। ये अपना तात्कालिक लाभ देखते हैं, यानी कि तात्कालिक लाभ देखना, ठीक है ना, तात्कालिक लाभ। जैसे आपकी सालबाई और बेसिन की संधि मराठों के साथ में, ठीक है ना, इसमें मीर जाफर का षड्यंत्र इसमें। अब आप सोच लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया, सालबाई और बेसिन की संधि मराठों के साथ में, एग्जाम्पल हमको इसमें डालने पड़ेंगे। और क्या है, अच्छे प्रशासक, कूटनीतिज्ञ व वैज्ञानिक उपलब्धियों की कमी, क्योंकि जब ये सोच ही नहीं पाते तो वहां तक ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ना तो इनके पास अच्छे प्रशासक होते हैं, ना अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, ना ही इनके पास वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं, इसलिए ये कमजोर होते हैं। पैसा थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन उस पर भी कंडीशन ये हुई कि ब्रिटिश कंपनी ने एक एक करके इन सबको निपटा लिया, ठीक है ना। और यही कारण है, यहीं पर देखेंगे, यही कारण है और 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके सभी राज्यों को जीत लिया या अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। क्योंकि भारतीय राज्य यूरोपीय आधुनिक विचारधारा व मूल्यों को नहीं समझ पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मात खाते चले गए। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन सभी डायमेंशन मैंने इसमें आपको डिस्कस कर दिए हैं, एवरी टाइप ऑफ डायमेंशन। अब आप समझ लीजिएगा पूरे के पूरे। अब यहां पर आप कैसे भी यहां पर एग्जांपल डालना चाहो तो यहां पे भी एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है ना। जीतते चले गए। अब आ जाएगा निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी के मध्य का भारत राजनीतिक विखंडन की छाया से ग्रसित था जो कि एक मध्यकालीन सोच है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आधुनिक मूल्यों
मूल्यों व विचारों की वाहक थी, और यही कारण है, इसीलिए कंपनी ने भारत को जीत लिया। ये रहा। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, और पूरे के पूरे कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन है ये 3 तरीके से, इस तरीके से आपको 3 पार्ट में डिस्कस करना था, समझ से। ठीक है, समझ में आ गया। और आप इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर बहुत आसान तरीके से इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, अपना ऑप्शनल विषय बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जीएस में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, तो आप मेरे साथ अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा बैच। वैकल्पिक विषय 2025 प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच, क्लास टेस्ट सीरीज सब रहेगा। MK लाइव कोड यूज करने पर यह बैच आपको 14,999 रुपये मिल जाएगा, और इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट 18 तारीख तक है, और डेली 1 बजे मैं आप लोगों के साथ में ऑप्शनल की क्लास लेता ही लेता हूं, यानी मेरी गाइडेंस में रह करके अभी आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको 18 से लेकर के 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। मटेरियल मैं खुद उपलब्ध करा रहा हूं, आपकी डेली आंसर राइटिंग की कॉपी मैं खुद चेक करूंगा, किसी और से नहीं कराना है, ठीक ना। रेगुलर टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं, जिसकी कॉपियां मैं खुद चेक करता हूं, जिससे कि मुझे अपने सभी स्टूडेंट्स का सही इवैल्यूएशन पता रहे कि उनका लेवल क्या है, किस तरीके का लेवल है, और कितने सुधार की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से इतिहास को पढ़ना, समझना, अपनी भाषा में लिखना, और कोई अपडेट ना करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें आप कर सकते हैं, और मेरा गाइडेंस तो आपके लिए है ये, और टारगेट एक ही है कि कम से कम 300 से ज्यादा नंबर आए आपके ऑप्शनल में, और जीएस में आपके हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, या हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने टॉपिक बनते हैं, वो सभी आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है ना, उनमें आपके मार्क्स इंप्रूव हो, ये मेरा उद्देश्य है। तो जीएस में भी मार्क्स बढ़े और यहां पर भी, और प्रॉपर आईएएस आप बन करके निकले। तो मेरी गाइडेंस में रहना है, मेरे साथ तैयारी करनी है, और जब तक मेरी गाइडेंस मिलेगी, जब तक कि आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो मेरे साथ आप तब तक जुड़े रहेंगे पर्सनल गाइडेंस के साथ में, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बैच बस आज से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से अभी ओरिएंटेशन हुआ था, मॉडर्न इंडिया से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये कोड जरूर लगा लीजिएगा। ये आपके कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मेल आईडी है, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं, जस्ट व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम यहाँ पर कर सकते हैं। और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी सारी पीपीटीज वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको क्लास की आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।